एक समय की बात है। देवपुर नाम का एक गांव था। वहां मनोहर नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। मनोहर के परिवार में उसकी पत्नी कुसुम और बेटा ध्रुव थे। मनोहर एक सामान्य मजदूरी का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। साथ ही मनोहर अपने बेटे ध्रुव को अच्छे स्कूल में पढ़ाता था ताकि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बने। एक दिन ध्रुव आया और मनोहर से कहने लगा, पिताजी, आज मुझे प्रोग्रेस कार्ड मिला है स्कूल में। देखिए कितने नंबर आए हैं और यह देखकर यहाँ साइन कर दीजिए। मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ या नहीं, यह नंबर देखकर बताइए। मनोहर ने कहा, अरे ध्रुव बेटा, यह सब मेरे समझ में कहाँ आएगी। मैं और तुम्हारी माँ दोनों को दस्तखत करना भी नहीं जानते हैं। बेटा, तुम्हें ही अच्छी पढ़ाई करके बड़ा आदमी बनना है। ध्रुव बोला, पिताजी, मैं आपको साइन करना सिखा दूंगा। देखिए, यहाँ लिखिए मनोहर। मनोहर ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा, यह सब मेरे बस की बात नहीं है। बताओ अंगूठा कहाँ लगाना है, मुझे वो बताओ। मेरे अंगूठे पर बस थोड़ी सी इंक लगा दो। अगली बार जब तक प्रोग्रेस कार्ड आए तब तक आप साइन करना सीख लीजिएगा पिताजी। कुसुम ने कहा, अरे बेटा, तुम अच्छे से पढ़कर हमारा नाम रोशन करना और हमें भी पढ़ना लिखना सिखाना, ठीक है। इस तरह वह दोनों अपने बेटे को बहुत ही प्यार करती थी। अगले दिन मनोहर ने कुसुम से कहा, भाग्यवान, अभी मैं काम पर जा रहा हूँ। दोपहर में मेरे लिए डब्बा लेकर आ जाना, ठीक है। कुसुम ने कहा, सुनिए जी, घर में चावल नहीं है, बस एक बार ही खाना बन पाएगा। आते आते आप चावल और सब्जी लेके आइएगा। मनोहर बोला, हाँ हाँ भाग्यवान, ले आऊंगा। मजदूरी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, पता है। इसके बाद मनोहर काम ढूंढने के लिए निकलता है और चलते चलते खुद से ही कहता है, पता नहीं क्या करें, हर रोज काम ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। करूँ भी तो क्या करूँ, पता नहीं कौन काम देगा। ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ आज काम मिल जाए। यह सोचते हुए वह सेठ के पास पहुंच जाता है। सेठ ने जब मनोहर को देखा तो बोला, क्या मनोहर, आज इतनी देर क्यों हो गई आने में। यह देख, तेरे लिए बोरे पड़े हुए हैं, इन बोरों को गोदाम में रखना है। अगर थोड़ी देर और किया होता तो मैं दूसरे मजदूर को बुलवा लेता। मनोहर बोला, नहीं सेठ जी, आप ऐसा मत करिए। कल आपने मुझे काम दिया ही नहीं था, इसलिए आज देर से आया था। कल से मैं जरूर जल्दी आऊंगा। सेठ जी, लेकिन काम तो मुझे ही देना और किसी को मत बुलाना। आपसे मिलने वाले पैसों से मेरे बहुत सारे खर्चे निकल जाएंगे। सेठ बोला, ठीक है, इन बोरों को गोदाम में रख देना, दोपहर तक और गाड़ी आ जाएगी। इसके बाद मनोहर उस बैलगाड़ी से एक एक बोरे को निकालकर गोदाम में रखता है। सारी बोरियां रखने के बाद वह सेठ से कहता है, सेठ जी, सारी बोरियों को मैंने अंदर रख दिया है, अब क्या करूं। सेठ ने गुस्से से कहा, अब क्या मजदूरी के पैसे चाहिए क्या, दे दूंगा ना। दोपहर तक एक और गाड़ी आएगी, बोला था ना तुमको। दोनों गाड़ियों की मजदूरी का एक साथ ही दे दूंगा, तब तक जाके खाना खा के आ जाओ। इसके बाद मनोहर नजदीक के ठेले पर खाना खाने निकल जाता है। काका, एक समोसे देना। दुकानदार ने कहा, अरे मनोहर बेटा, भला एक समोसे से पेट कैसे भरेगा, आज खाना नहीं लाए हो क्या। नहीं काका, आज तो जब तक मैं निकला था घर से तब तक खाना तैयार ही नहीं हुआ था। देर हो जाएगी सोच के खाना ही नहीं लिया। मुझे एक समोसे दे दीजिए ना बस। ठीक है बेटा, यह लो समोसा, अगर चाहिए हो तो और ले लेना। इसके बाद मनोहर फिर से काम पर आता है तो सेठ उस पर भड़क जाता है। क्या मनोहर, कहाँ रह गए थे तुम। दो गाड़ियां आ गई हैं, लेकिन तुम शायद एक ही गाड़ी का सामान रख सकोगे, तो फिर मैं दूसरे मजदूर को बुलवा लूं क्या। मनोहर ने कहा, नहीं नहीं सेठ जी, इन सारे बोरों को मैं ही गोदाम में रखूंगा।
मनोहर एक एक बोरियों को अपनी पीठ पर लाद कर गोदाम में रखने लगा। मनोहर बहुत थक चुका था। वो भगवान से प्रार्थना करने लगा, हाय, कमर बहुत दुख रहा है। बाहर तो एक और गाड़ी भरी पड़ी है। हे भगवान, मुझे दूसरी गाड़ी में बड़े सारे बोरों को उठाने की शक्ति देना। मनोहर ने शाम तक सारा काम खत्म किया। उसके बाद वो सोचने लगा, आज चावल के साथ साथ बहुत सारा सामान भी लेकर जाना है घर। इसके बाद मनोहर सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी, दोनों गाड़ियों की बोरियों को गोदाम में रख दिया है। मुझे मजदूरी के पैसे मिल जाते तो अच्छा होता। सेठ ने कहा, अच्छा ठीक है, देता हूँ। सुबह और शाम दोनों का वक्त मिलाकर पूरी 3 गाड़ियां हैं। एक गाड़ी के 5 रुपए, तो कुल मिलाकर तुम्हारे हुए 15 रुपए। यह लो तुम्हारे पैसे। मनोहर ने कहा, सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल सुबह जल्दी ही आ जाऊंगा। और फिर मनोहर उन पैसों को लेकर उस दुकान पर जाता है और कहता है, यह लो काका, सुबह के समोसे और चाय के पैसे बराबर है ना? दुकानदार ने कहा, हाँ हाँ बराबर है। अरे काका, आप मुझे 2 मिठाई देना तो। दुकानदार बोला, आज तो मजदूरी से पैसे कमा कर आए हो लगता है, मिठाई खाने का मन कर रहा है क्या? मनोहर बोला, नहीं नहीं, यह मेरे लिए नहीं है, मेरे बेटे के लिए है। उसको यह बहुत पसंद है। वह पिछले काफी दिनों से मांग रहा था, क्यों ना आज लेकर जाऊं। दुकानदार बोला, लगता है तुम अपने बेटे से बहुत प्यार करते हो। तुमने आज तक जो भी लिया है सिर्फ उसके लिए ही लिया है। मनोहर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या करूं काका, मेरी इकलौती संतान है। मैं जो कुछ भी करूं उसी के लिए कर रहा हूं। इसके बाद मनोहर रास्ते से चावल, सब्जी और घर के जरूरी सामान खरीद कर घर ले जाता है। घर जाकर अपनी पत्नी कुसुम से कहा, यह लो भाग्यवान, तुम्हारा घर का सामान और सब्जियां। अरे ध्रुव कहाँ चला गया, दिखाई नहीं दे रहा। कुसुम ने कहा, अपने किसी दोस्त के घर गया है। उसके पास कोई जरूरी किताब नहीं थी तो वह वहां पर पढ़ने के लिए गया है। मनोहर बोला, देखो, हमारे ध्रुव को पढ़ने का कितना शौक है ना। इसे हमें बहुत पढ़ाना चाहिए। उसकी पुस्तक का दाम क्या होगा? कुसुम बोली, अरे वो देखिए, आ ही गया, उसी से पूछ लीजिए। मनोहर ने खुश होते हुए कहा, अरे ध्रुव बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, मिठाई लाया हूँ, खाकर देखो, बहुत स्वादिष्ट है। ध्रुव बोला, अरे पिताजी, खाने की चीज पर इतना खर्च क्यों करते हैं? वो पैसे आप मुझे दे दिया कीजिए, मैं उन्हें जमा करके अपने लिए किताब ले लूंगा। मनोहर बोला, ठीक है बेटा, मैं उसके लिए भी पैसे दे दूंगा। पहले ये लो मिठाई, तुम खा लो। और तुम्हें पुस्तक खरीदने के लिए कितने पैसे चाहिए? ध्रुव बोला, मुझे कुल 5 रुपए चाहिए पिताजी। मुझे 3 किताब लेनी है। वह किताबें मेरे पास नहीं है ना, तो मुझे हर रोज अपने दोस्त के घर जाना पड़ता है। मनोहर ने कहा, यह लो, यह पैसे ठीक है, और जाके पुस्तकें खरीद लेना। और तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तो मुझसे मांग लेना। लेकिन बेटा, तुम्हें खूब पढ़ाई करनी होगी, ठीक है ना? ध्रुव बोला, ठीक है पिताजी। उसके बाद कुसुम ने कहा, क्यों जी, आज पूरे घर का सामान लेकर आए हैं और बेटे के लिए मिठाई भी लाए हैं, किताब के लिए पैसे भी दे दिए। इतने पैसे कहाँ से आए जी आपके पास? मनोहर बोला, कहाँ से आएंगे का क्या मतलब है? आज तो 2 गाड़ी ज्यादा आई थी सेठ के पास, पूरे मिलाकर 15 रुपए मिले थे आज। कुसुम बोली, अरे वाह, रोज ऐसे ही पैसे मिले तो कितना अच्छा होगा जी। जब काम मिलता है तो इतना काम मिलता है, और नहीं मिलता तो 2-3 तक काम ही नहीं मिलता। ऐसे कैसे चलेगा? अगर रोज काम मिलता रहे तो कितना अच्छा होगा। मनोहर बोला, हाँ हाँ, बहुत अच्छा होगा, परंतु उन बोरियों को उठाने की ताकत भी तो मुझ में होनी चाहिए ना। आज बोरियों को उठाते वक्त मुझे कमर में कितना दर्द हुआ, क्या बताऊं। मगर क्या कर सकते हैं, काम तो करना पड़ेगा ना।
फिर इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं और ध्रुव अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेता है। फिर एक दिन ध्रुव ने मनोहर से कहा, पिताजी, आज आपको मास्टर जी ने बुलाया है स्कूल में। मनोहर ने पूछा, अरे, लेकिन मुझसे क्या काम होगा उन्हें? जो कुछ भी वह कहेंगे मुझे समझ में तो आएगा नहीं। तुम ही जाओ। नहीं पिताजी, मास्टर जी ने आपको बुलाने के लिए कहा है, आपको आना ही पड़ेगा। चलिए ना मेरे साथ। फिर मनोहर ध्रुव के साथ मास्टर जी से मिलने के लिए जाता है। नमस्कार मास्टर जी, आपने मुझे किस लिए बुलाया है? मुझसे कुछ जरूरी काम है क्या? मास्टर जी ने कहा, देखो मनोहर, आपका बेटा ध्रुव पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है। यहाँ के सारे बच्चों से बहुत अच्छा पढ़ने वाला विद्यार्थी है वो, इसलिए मैं आपको एक सलाह देता हूँ। ध्रुव को शहर भेजकर जितनी ऊंची हो सके पढ़ाई करवाओ। वहाँ की पढ़ाई यहाँ की पढ़ाई से बहुत बेहतर होती है। अगर आपका बेटा शहर में जाकर पढ़ेगा तो बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। मनोहर ने कहा, बिल्कुल मास्टर जी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। इसके भविष्य के लिए मैं कुछ भी करूंगा। मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरा बेटा मेरे जैसा मजदूर ना बने। मास्टर जी, एक काम करिए, मुझे जो भी बोलना है वो ध्रुव को समझा दीजिए, क्योंकि वह बातें मुझे समझ में नहीं आने वाली है। मास्टर जी बोले, मैंने तो यह सारी बात ध्रुव को बोल दी है, मगर वहां पर पढ़ाई लिखाई का खर्चा बहुत ज्यादा आता है। सारे पैसे भरने होते हैं उधर फीस के रूप में। तुम उसके लिए तैयार हो क्या? मनोहर ने कहा, मास्टर जी, आप खर्चे की परवाह मत कीजिए। मास्टर जी ने कहा, तुम जैसे अच्छा पिता मिलना ध्रुव का सौभाग्य है। अब तुम जा सकते हो। मास्टर जी के कहने पर मनोहर ने ध्रुव को शहर के एक अच्छे से कॉलेज में दाखिला करवाता है। उसके लिए अपने पास जो कुछ भी बचे हुए पैसे थे उन सबको वह खर्च कर देता है। इधर मनोहर को घर खर्च में दिक्कत होने लगती है। कुसुम ने मनोहर से कहा, हमारे पास जो भी पैसे थे वह सब तो खर्च कर दिया आपने। अब बताइए, हर महीने की फीस कैसे चुकाएंगे? और वहां रहकर पढ़ने के लिए हॉस्टल का खर्चा भी तो चाहिए। इतना सब कुछ कैसे करेंगे आप? मनोहर ने कहा, कैसे भी मेहनत करके कमाना तो पड़ेगा ही भाग्यवान। ध्रुव को कुछ भी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं काम पर जा रहा हूँ। शाम को कुछ लाना है क्या घर के लिए? कुसुम ने कहा, नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, आप जाकर आइए। इसके बाद मनोहर काम करने के लिए सेठ के पास जाता है। वहां सेठ ने मनोहर से कहा, देखो मनोहर, 2 गाड़ियां आई हैं, सारे बोरियों को गोदाम में पहुंचाना है। मनोहर उन सारे बोरियों को एक एक करके गोदाम में रख देता है। सेठ ने मनोहर को मजदूरी दी। यह लो मनोहर, तुम्हारी मेहनत की कमाई, पूरे 10 रुपए। मनोहर बोला, सेठ जी, यह पैसे आपके ही पास रखिए। अगर शाम तक और कुछ गाड़ियां आ जाएंगी तो पूरे मिलाकर एक ही बार में दे देना। सेठ ने कहा, नहीं मनोहर, आज तो और कोई गाड़ियां नहीं आने वाली है। ये पैसे लेकर घर चले जाओ और कल सुबह थोड़ा जल्दी आ जाना। और 2 गाड़ियां आएंगी। फिर मनोहर उन पैसों को लेकर काका के ठेले पर जाता है और कहता है, काका, एक चाय दे देना। दुकानदार काका ने कहा, अरे मनोहर, आओ आओ, तुम्हारी राह देख रहा था मैं। नारायण जी किसी मजदूर को भेजने के लिए बोल रहे थे। धान की गाड़ियां आई हैं। कहा था उन्होंने उसमें से बोरियां निकाल कर गोदाम में पहुंचाना है। तुम चाहो तो ये काम कर लो। मनोहर बोला, हाँ क्यों नहीं, जाऊंगा, अभी जाता हूँ। अरे चाय मांगी थी ना, बगैर चाय पिए जा रहे हो। काका, वापस आकर पी लूंगा। कहीं इतने में उन्हें कोई नया मजदूर मिल गया तो मेरा काम छूट जाएगा ना। तुम्हारे बेटे की पढ़ाई लिखाई के लिए कितना मेहनत कर रहे हो तुम मनोहर। फिर मनोहर मुस्कुराकर चला जाता है।
नारायण जी के पास काम खत्म करके घर आ जाता है। घर जाते ही कुसुम ने कहा, क्या हुआ जी, आज तबीयत तो ठीक है ना आपकी? बहुत उदास लग रहे हैं आप। मनोहर ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाग्यवान। आज के दिन 4 गाड़ियों के बोरे उठाने पड़े थे मुझे, तो कमर कुछ ज्यादा ही दुख रहा है। कुसुम बोली, इतनी बार कहा है ज्यादा काम मत करिए, अब देखिए कमर दर्द हो रहा है ना। मनोहर बोला, अरे जब हमें काम चाहिए तब काम नहीं मिलता, इसलिए जब मिलता है तब कर लेना चाहिए, तभी थोड़े रुपए हम कमा सकेंगे। ऊपर से ध्रुव को पैसे भी भेजने का समय भी नजदीक आ रहा है। कुसुम बोली, देखिए सारी कमाई अब उसकी पढ़ाई में खर्च हो रही है। अगर वह गांव में ही पढ़ता तो इतना कष्ट नहीं होता ना। मनोहर बोला, वह बहुत अच्छा पढ़ता है भाग्यवान। हम अगर उसको एक अच्छी सी कॉलेज में दाखिला कराएंगे तो उसका भविष्य उज्जवल होगा ना, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, यह बातें छोड़ो, पहले कुछ खा कर सो जाते हैं, कल जल्दी आने के लिए सेठ ने बोला है मुझे। इस तरह मनोहर हर छोटा बड़ा काम करते हुए एक एक रुपया भी जोड़ते हुए सारे पैसे इकट्ठा करता है। उन पैसों को लेकर पोस्ट ऑफिस जाता है। देखिए पोस्ट मास्टर जी, या कुछ पैसे मेरे बेटे को भेजने हैं। देखो मनोहर, तुम हर महीने इतने सारे पैसे अपने बेटे को भेजते हो, आखिर बेटा क्या पढ़ रहा है? अब मुझे क्या पता पढ़ाई का कितना खर्चा होगा। मेरा बेटा मुझे संदेश भेज देता है, मैं उतनी ही रकम उसे आपके द्वारा भेज देता हूँ। मैं तो अनपढ़ गंवार हूँ, मुझे क्या पता। अच्छा यह लो रसीद, कम से कम एक बार जाकर वहां देख कर तो आओ। तुम्हारा बेटा क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है? वह फिजूल के खर्चे नहीं करने वाला मास्टर जी। ऊपर से मेरे शहर जाने और आने के लिए खर्चा लग जाएगा, वो अलग, इसलिए मैं नहीं जा रहा। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन मनोहर पैसे भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस आता है तो उसे रामलाल जी मिलते हैं, जिनकी मनोहर की पहले से कुछ जान पहचान थी। रामलाल ने मनोहर से कहा, अरे मनोहर, कैसे हो? मनोहर बोला, अरे रामलाल सेठ जी, आपको देखे मुझे कितने महीने हो गए। पहले तो आप भोला काका के ठेले में हर रोज आते थे ना, अब आप कहाँ पर काम कर रहे हो? रामलाल ने कहा, मैं शहर में एक बड़ा दफ्तर में बड़ा अफसर का काम कर रहा हूँ। तुम कुछ चिट्ठी भेजने के लिए आए हो क्या यहाँ पर? मनोहर ने कहा, नहीं सेठ जी, मेरा बेटा शहर में ऊंची पढ़ाई कर रहा है, उसको पैसे भेजने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। रामलाल ने कहा, तुम वैसे ही मजदूरी कर रहे हो या कोई दूसरा काम भी करते हो? मनोहर बोला, वही मजदूरी कर रहा हूँ सेठ जी, मैं तो एक अनपढ़ गंवार हूं ना, इस मजदूरी के अलावा मुझे क्या काम मिलेगा? मेहनत करके मेरे बेटे को बस पढ़ा रहा हूँ। रामलाल ने पूछा, अच्छा महीने में आखिर कितना कमा रहे हो और बेटे को कितना भेज रहे हो? मनोहर ने कहा, महीने में 1,000 लगभग कमा लेता हूँ। मेरे बेटे को मैं उसमें से 700 भेज देता हूँ, बाकी के 300 से घर चला लेता हूँ। रामलाल ने कहा, उसकी पढ़ाई के लिए इतने पैसे भेज रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो। मेरे पास एक काम है। मनोहर ने पूछा, अच्छा क्या काम है सेठ जी? रामलाल ने कहा, देखो मैं तुम्हें एक महीने का 2,000 दूंगा, शहर में मेरे ऑफिस में काम करोगे, ज्यादा काम नहीं रहेगा, बस हर सुबह आकर दफ्तर को साफ करना है, वहां के लोगों को चाय पानी पिलाना है, और वैसे भी तुम्हारा बेटा शहर में ही रह रहा है, तो क्या दिक्कत है? मनोहर ने कहा, सेठ जी, शहर में नौकरी तो ठीक है, लेकिन वहां पर घर का किराया बहुत ज्यादा होगा ना। रामलाल जी ने कहा, अरे नहीं, तुम्हें एक अच्छा सा घर भी दे दूंगा रहने के लिए, तुम वहीं पर रह सकते हो, उसके लिए तुम्हें कुछ भी किराया नहीं देना पड़ेगा। मनोहर बोला, अरे तो फिर मैं जरूर आऊंगा सेठ जी, मैं अभी जाकर इस बात को मेरी पत्नी को बता देता हूँ।
मुझे इतनी अच्छी नौकरी देने के लिए आपका कैसे धन्यवाद करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रामलाल जी ने कहा, अरे नहीं मनोहर, मैं तुम्हें बहुत सालों से देख रहा हूँ। बहुत मेहनत करते हो तुम। हमारे दफ्तर में जो काम करता था वह चला गया। उसकी जगह पर तुम्हें नौकरी देने के लिए मैंने बोला है। तुम जल्दी से आकर काम संभाल लेना। इसके बाद मनोहर अपनी पत्नी को सब बात बताकर वह शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। कुसुम भी बहुत खुश थी। उसने कहा, अब तो तनख्वाह भी बढ़ गई है जी। अब अलग से काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब ठीक हो गया है। मैंने तो यह सारी बातें आज से पहले ही सोच ली थी। रामलाल जी भी बहुत अच्छे आदमी है। इस तरह मनोहर शहर के एक दफ्तर में काम करने लगता है। एक दिन वह अपने बेटे के हॉस्टल जाता है तो उसका बेटा उसे देखकर बोलता है, पिताजी, यहाँ क्यों आए हैं? अगर आपको मेरे दोस्त देखेंगे तो बोलेंगे कि एक मजदूर का बेटा है। ऐसा कहकर मेरा मजाक उड़ाएंगे। इसलिए पिताजी, आज से हॉस्टल में मत आना। मैं ही घर आ जाऊंगा। अभी आप चले जाइए। बात वो नहीं है बेटा, मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी मिठाई लेकर आया हूँ। बेटा, अब मुझे यहाँ वहाँ से बेहतर मिठाई मिलते हैं। ध्रुव बोला, अब आप जाओ ना पिताजी। वहाँ से लौटने के बाद मनोहर का मन बहुत दुखी हो जाता है, मगर वह इन सारी बातों को अपनी पत्नी से नहीं बताता है। इस तरह कुछ समय के बाद ध्रुव की पढ़ाई खत्म हो जाती है। तब वह मनोहर के रहने वाले घर पर आता है। मनोहर और कुसुम अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होते हैं। कितने दिनों बाद घर आए हो बेटा? इतना पास रहकर भी आने का मन नहीं करता? तेरे पिताजी से जब भी जाने को कहूँ तो पढ़ाई में ही बाधा होगी ऐसा कहते हैं और तेरे पास जाने भी नहीं देते। अरे वह वहाँ पर ठीक से पढ़ रहा है, अच्छी तरक्की कर रहा है। हम जाके उसका क्यों समय बर्बाद करें? अब तो तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो गई है। अब तुम क्या करने जा रहे हो? ध्रुव बोला, अरे माँ, पिताजी, वही बात बताने के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ। कल मेरा इंटरव्यू है एक दफ्तर में जहाँ पिताजी काम करते हैं। वह बहुत बड़ा ऑफिस है। उसमें नौकरी मिलना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मनोहर बोला, हाँ, ये तो ठीक है बेटा। ठीक समय पर वहाँ हर महीने पगार देते हैं और तो और पगार भी बढ़ा देते हैं। अगर तुम्हें वहाँ नौकरी मिल गई तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा। ध्रुव बोला, वह सब तो ठीक है, लेकिन अगर मैं उस दफ्तर में ऊंचे पद पर नौकरी करूंगा और आप उसी दफ्तर में चाय पिलाओगे तो कैसा लगेगा? इसलिए पिताजी, आप उस दफ्तर में किसी को मत बताना कि मैं आपका बेटा हूँ और मैं शहर की दूसरी जगह पर रहूंगा। यही बात बोलने के लिए मैं आया था। अब जा रहा हूँ मैं। मनोहर ने कहा, हाँ, जो तुम कह रहे हो वह ठीक है बेटा। अफसर पिता की चाय कॉफ़ी देने वाले नौकर की हैसियत से वहाँ कैसे रह सकता है? बताओ। तुम मेरे बेटे हो, यह बात मैं किसी को नहीं बोलूँगा बेटा। इस तरह इंटरव्यू के बाद ध्रुव को वहीं पर नौकरी मिल जाती है। अगर उसके पिता कभी सामने आते हैं तो ध्रुव अनजान बन जाता है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कुसुम बहुत बीमार हो जाती है। इस बात को ध्रुव से कहने के लिए मनोहर उसके पास आता है और उससे बताता है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है। वह अपनी माँ से जाके मिल गई। ध्रुव अपने पिता पर गुस्सा हो जाता है। क्या पिताजी, इतनी छोटी सी बात बोलने के लिए क्यों आए हैं आप? ऊपर से इतना नजदीक आकर भी बोल रहे हैं। देखने वाले क्या समझेंगे? अब जाओ आप, मैं बाद में घर आऊंगा। मनोहर ऐसा सुनकर वहां से दुखी होकर चला जाता है। इस तरह एक दिन ऑफिस के बड़े अधिकारी रामलाल जी ध्रुव को बुलाते हैं और कहते हैं, ध्रुव, आज मैं तुम्हें इस दफ्तर से निकाल रहा हूँ। कल से तुम मेरे दफ्तर नहीं आओगे। ध्रुव यह सुनकर चौंक कर बोला, सर, मैं तो सब कुछ
ठीक से ही काम कर रहा हूं ना, तो फिर मुझे नौकरी से आप क्यों निकाल रहे हैं? अनजाने में कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन कृपया करके मुझे नौकरी से मत निकालिए। रामलाल जी ने कहा, तुम क्षमा करने के लायक ही नहीं हो। मनोहर तुम्हारे पिता हैं। तुम्हें नौकरी कैसे मिली तुम्हें मालूम है क्या? तुम्हारी पढ़ाई खत्म होने के बाद तुम्हारे पिता ने तुम्हारे बारे में बताया था, तुम्हें नौकरी देने के लिए गुजारिश किया था। तुम्हारे पिता की बात मानकर तुम्हें इंटरव्यू कार्ड भेजा था। यानी कि तुम्हें यह नौकरी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पिता की अच्छाई की वजह से मिली है। तुम जैसे 1000 लोग मिल सकते हैं, तुम्हारे पिता जैसा नहीं। तुम्हें उसने कितनी मेहनत करके पढ़ाया था, यह बात सिर्फ मुझे मालूम है। ऐसे पिता का तुम अनादर कर रहे हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब तुम इस नौकरी के लायक ही नहीं रहे हो। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मुझे शक्ल मत दिखाओ, निकल जाओ यहाँ से। ध्रुव बोला, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे मेरी गलती का एहसास है। सर, आज से ही मैं अपने माता पिता को अच्छे से देखभाल करूंगा। यह मेरा आपसे वचन है। मैं अभी जाकर माँ और पिताजी को अपने घर ले आऊंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए। रामलाल जी ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो कभी मेरे सामने मत आना। अब तुम जा सकते हो। इस तरह ध्रुव को अपनी गलती का एहसास हुआ। ध्रुव अपनी माँ और पिताजी को अपने घर ले आया और उनका ध्यान रखने लगा। अब मनोहर और कुसुम भी अपने बेटे ध्रुव के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।